जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। मनीषा का हेलो आ गया, इशिका का आ गया, शेफाली का आ गया, ऋषभ ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे करके। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था जल्दी से बताइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हम सीए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के आए हैं। वो जनरल नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट थे, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। हमें यहाँ पर 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये टोटल 5 हमें पढ़ने हैं। इसमें जो सेक्शन की कवरेज है, ये कौन कौन सी सेक्शन की कवरेज है? सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125, ये 2 ही सेक्शन हैं इसके अंदर। सेक्शन 124 जो है उसमें मीनिंग दिया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने मीनिंग कर लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है सेक्शन 124 में मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच, जिसमें कि वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है, वायदा करती है, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू अदर। किस बात का वायदा करती है? टू सेव द लॉसेस, नुकसान से बचाने का वायदा करती है। क्यों नुकसान होंगे दूसरी पार्टी को? कोज्ड टू हिम, यानी कि जो होंगे उसे नुकसान। बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, ध्यान दीजिएगा, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, यानी कि प्रोमिसर की वजह से होंगे। वो बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन की वजह से होंगे। तो यहां पे प्रोमिसर को टेक्निकली क्या बोला जाता है? बताइए मुझे, प्रोमिसर को टेक्निकली क्या बोला जाता है? यानी कि जो नुकसान होंगे एक पार्टी को, वो नुकसान होंगे उससे बचाने का एक वायदा किया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा। तो जवाब आया मनीषा का इंडेमनीफायर, वेरी गुड। यहाँ पे जो टेक्निकल नाम है प्रोमिसर का, यानी जो वायदा करती है, इंडेमनीफायर नाम है। और जो दूसरी पार्टी प्रोमिसी होती है उसका क्या नाम होगा? जो दूसरी पार्टी प्रोमिसी होती है? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी का, स्कूटर का बीमा करती है तो कंपनी इज इंडेमनीफायर, यानी कि वो प्रोमिसर है, वो हमसे वायदा कर रही है कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो उस नुकसान को हम पूरा करा देंगे। जिस गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है, जो उसका मालिक होगा, उसे बोला जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है ये चीज? सेक्शन 124 में यही लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए
कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है उन लॉसेस के ऊपर भी जो कि बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी होते हैं। तो क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, फाउंडेशन लेवल तक अगर हम लॉ की स्टडी करें तो जो लिखा हुआ है उससे पता लग जा, मतलब उतना ही काफी था। लेकिन इंटरमीडिएट में केस स्टडी भी आती हैं और आपको गहराई में जाके पता करना पड़ता है कि क्या चीज लिखी हुई है और क्या चीज नहीं लिखी हुई है। ये सेक्शन किन किन लोगों के ऊपर लगता है, किन किन वजह से लगता है और किन किन वजह से नहीं लगता है। तो सेक्शन 124 ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है अगर लॉस होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लिखी गई बात बाय द कंडक्ट, अगर नुकसान होता है बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी, तो क्या तब भी कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या नहीं करता है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी एक गाड़ी का इंश्योरेंस करती है लेकिन गाड़ी को आप ही डैमेज करें जानबूझकर, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए बाध्य होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर गलती खुद प्रोमिसी की है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक चीज और मिसिंग है यहां पर, बाय द कंडक्ट ऑफ द गॉड, यानी कि अगर कारण ना तो प्रोमिसर है ना अदर पर्सन है ना प्रोमिसी है लेकिन बाय द कंडक्ट ऑफ द गॉड है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लगेगा या नहीं लगेगा? बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड अगर है तो क्या लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी से जवाब भेजिए अपने। बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड अगर है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लगेगा या नहीं लगेगा? नो सर जवाब आया है। बिल्कुल, आप अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो नहीं लगना चाहिए। लॉ जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहला इंटरप्रिटेशन हमारा लिटरल इंटरप्रिटेशन ही होता है। ये सर लिटरल इंटरप्रिटेशन किस चिड़िया का नाम है? जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको अदर लॉ के अंदर 4 चीजें पढ़नी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है, जनरल क्लोज एक्ट पढ़ना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब है कि आप लॉ का मतलब कैसे निकालेंगे, तो उसकी अलग अलग विधा हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से मेन जो तरीका है वो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी कि वर्ड टू वर्ड पढ़ लें हम, चाहे उसका मतलब कुछ भी क्यों ना निकलता हो। तो अगर पहला इंटरप्रिटेशन हमेशा वर्ड टू वर्ड ही लिया जाएगा, यहां पर अगर वर्ड टू वर्ड लेते हैं तो यहां पर साफ लगता है कि प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है या अदर पर्सन की वजह से कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान कवर्ड है, लेकिन प्रोमिसी के कंडक्ट की वजह से अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान इसके अंदर कवर्ड नहीं है और ना ही एक्ट ऑफ गॉड कवर्ड है। लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग इश्यूज के ऊपर डिसीजन आए हुए हैं वो भी हमारे काम के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ऑल्दो सेक्शन 124 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बाहर करता है अगर नुकसान बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड होंगे, लेकिन हम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें बता रहे हैं कि इन इंडिया सेक्शन 124 जो है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा अगर बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड भी है। ऑल्दो सेक्शन में डेफिनेशन में नहीं है, क्लियर है। अगर पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर केस स्टडी में आता है तो अगर केस स्टडी में कोई नुकसान आपको लगता है कि गॉड की वजह से हुआ है तो आप ये लिख के आएंगे कि एट पर सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है अगर लॉस कोज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड है। तो गॉड के हिसाब से कैसे हो जाएगा, जैसे कोई टाइफून आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो जाते हैं, मकान के मकान गिर जाते हैं, गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तो ये सब चीजें हैं बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड। तो ऑल्दो डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इंडिया में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल तब भी होगा अगर लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड होगा। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे अगर केस स्टडी आती है।
अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप केवल यही दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब भी केस स्टडी आएगी तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो केस स्टडी का सॉल्यूशन है वो किस तरह से आप दे रहे हैं, यानी कि प्रॉपर रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी। अब प्रॉपर रीजनिंग में आएगा एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है इफ लॉस इज कोज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ गोड। अगर लॉस गोड के कंडक्ट की वजह से भी होता है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। प्रोमिसी की वजह से अगर नुकसान होगा ना तो वो डेफिनेशन में क्लियर कवर्ड है और ना ही कोर्ट ने कुछ कहा है ऐसा, लेकिन अगर गोड के कंडक्ट की वजह से है तो ऑल दो डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, लेकिन एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये चीज कवर्ड है। तो दिस इज सेक्शन 124, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 की। ये बताता है राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के रेफरेंस में बात करता हूं, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के रेफरेंस में बात करता हूं तो इंडेमनिटी होल्डर कौन है? बीमा कराने वाला। अगर मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूं तो इंडेमनिटी होल्डर मैं हूं और इंडेमनिफायर इंश्योरेंस कंपनी है। लास्ट की क्लास में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इस चीज को। तो अब बात आती है मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के। इसमें अगर मेरी, पहले मैं साधारण एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे। अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है और कोई डैमेज होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या देगी, यानी कि उस गाड़ी को सही कराने में जो भी मुझे पैसा लगाना पड़ा वो इंडेमनिफायर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसमें जो कीवर्ड आ जाएगा ओल्ड डैमेजेज, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिस चीज के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल था, उस वस्तु में, उस चीज में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को इंडेमनिफायर पूरी करेगा। अब आप सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुना होगा, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मेरी गाड़ी की टक्कर से किसी की डेथ हो जाती है, किसी की जान चली जाती है और वो मेरे ऊपर मुकदमा करता है, उसके परिवार वाले मेरे ऊपर मुकदमा करते हैं कि वो उस व्यक्ति के जाने की वजह से परिवार को कितनी हानि हो गई, कितनी फाइनेंशियल नुकसान हो गया है, वो अगर मेरे से क्लेम करते हैं तो वो पैसा भी मेरी कंपनी यानी कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस जिस कंपनी से हुआ है वो कंपनी उस थर्ड पार्टी को दे देगी। एक तो हुआ गाड़ी का नुकसान, तो गाड़ी का नुकसान तो देगी देगी अगर मैंने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रखा होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम कहते हैं कि गाड़ियों का इंश्योरेंस कंपलसरी होता है तो वो थर्ड पार्टी जरूरी होता है, फर्स्ट पार्टी जरूरी नहीं होता। फर्स्ट पार्टी का मतलब है कि गाड़ी की चोरी हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी, क्या गाड़ी चलाते वक्त या नहीं चलाते वक्त भी अगर डैमेज हो जाए, कहीं लग जाए गाड़ी तो डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है हमने तो उसके लिए कंपनी लायबल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है। इसका मतलब है कि अगर आप गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की टक्कर की वजह से किसी की जान चली जाती है तो उसके परिवार वालों को जो हानि होती है फाइनेंशियल, उसे पूरा कराना आपकी जिम्मेदारी है, तो कंपनी वो पूरा कराएगी। इसके अलावा सपोज कीजिए आपकी गाड़ी की टक्कर से किसी की जान चली जाती है, उसने कह दिया कि 50 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 50 करोड़ रुपए ही दे दी जाएंगे, तो उसके क्लेम को आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी मांगेगी वो आपको नहीं देना, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को देना है। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, तो मुकदमाबाजी करनी पड़ेगी। तो जो मुकदमे में खर्च होगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट
करेगी। तो ये 3 तरीके के राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के। अगर गाड़ी डैमेज हुई है तो जो डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा आएगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर किसी पार्टी को कोई क्लेम देना पड़ गया आपको, तो उस क्लेम को भी आपकी कंपनी ही निपटाएगी। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी कोई क्लेम ज़्यादा मांग रही है तो अपने बचाव में आपको वकील भी करना पड़ेगा, लीगल खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो वो लीगल खर्चा भी कौन देगी? आपकी कंपनी ही देगी। तो जल्दी से रजिस्टर निकाल लीजिए और लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या हैं? जल्दी से रजिस्टर निकाल लीजिए और राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125 में है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर, indemnity holder acting within his authority, within his authority, within his authority is entitled to recover the following from indemnifier. क्या क्या रिकवर करेगी कंपनी? क्या क्या रिकवर करेगी कंपनी? पहला, ओल्ड डैमेजेज, old damages which he का मतलब है यहां पर इंडेमनिटी होल्डर, which he may be compelled to pay in any suit, यानी किसी भी मुकदमे में जो भी उसे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर थर्ड पार्टी कुछ उसके ऊपर, जिसकी डेथ हो गई है, अगर थर्ड पार्टी उसके ऊपर कुछ क्लेम करती है तो वो डैमेजेज इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा अगर गाड़ी में कोई नुकसान हो गया है तो ऑल कॉस्ट, इसे नाम दिया गया है ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव been compelled to pay all costs which he may have been compelled to pay in bringing or defending in any suit, मुकदमे में। अभी एक एक चीज मैं अच्छी तरह समझाता हूं आपको, पहले कॉपी कर लीजिए। ऑल सम्स which he may have paid under the terms of compromise, all sums which he may
हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं समझाता हूं दोबारा से आपको। पूरा पूरा चैप्टर को, पूरे पूरे टॉपिक को एक वीडियो से भी समराइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से। ये पूरा पूरा टॉपिक आज खत्म हो गया है। देखिए दोबारा देखते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी। ये भी चीज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली जब केस लगता है तो इन सब चीजों का यूज होता है कि क्या इंडेमनिटी होल्डर अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है। इंडेमनिटी होल्डर यानी कि मैं, अगर हम गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यानी कि जिसकी गाड़ी है, गाड़ी का मालिक इंडेमनिटी होल्डर है। तो अगर उसे जो पावर दी गई है, क्या उन्हीं पावर के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। अभी उदाहरण देता हूं। इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फॉलोइंग फ्रॉम द इंडेमनिफायर, यानी कि यहां पर अगर हम उदाहरण के तौर पर लिखें तो इंश्योरेंस कंपनी, कल मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी का भी एग्जाम्पल दिया था। और इंडेमनिटी होल्डर को अगर हम बात करें तो ओनर ऑफ कार, जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था। कई सारे एग्जाम्पल थे अलग अलग सिचुएशन बना के, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल कार के ओनर और इंश्योरेंस कंपनी का भी था, जिसमें इफ्को टोक्यो का मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो अगर ओनर ऑफ द कार अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत काम कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या रिकवर कर सकता है। ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। अगर किसी ने उसके ऊपर कोई मुकदमा किया है, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो गाड़ी में नुकसान होगा तो रिकवर होगा ही होगा। लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जो कि कंपलसरी है, फर्स्ट पार्टी अपने आप में कंपलसरी नहीं होता, वो आपकी इच्छा है कि आप कराएं या ना कराएं। तो अगर किसी मुकदमे में उससे कुछ नुकसान की भरपाई की जाती है तो वो नुकसान की भरपाई इंडेमनिटी होल्डर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कर लेगा। इसी तरीके से ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग एनी सूट, यानी कि अगर उसे किसी के ऊपर मुकदमा करना पड़ गया वो, या किसी ने उसके ऊपर मुकदमा किया तो अपने आप को बचाने के लिए उसे लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ी, तो जो भी कॉस्ट इनकर होगी वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। इसके अलावा ऑल सम्स व्हिच ही मे हैव बीन पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज। देखिए दो तरीके से जो मुकदमे हैं वो सेटल होते हैं, या तो इन द कोर्ट या आउट ऑफ द कोर्ट। थर्ड पार्टी ने कहा 50 करोड़ मुझे चाहिए क्योंकि मेरा जो शख्स गया है वो मेरे लिए बहुत कीमती था, बहुत पैसे कमाता था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो 50 करोड़ का हुआ है। आप मांग कितना भी लें, थर्ड पार्टी कितना भी मांग ले, लेकिन अल्टीमेटली जब मुकदमा जाएगा तो कोर्ट भी देखेगी कि कितना दिलवाना उचित है, कितना दिलवाना उचित नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मिल बैठ के उसने 50 करोड़ का, आपने 2 करोड़ रुपए कहा, कहीं 4-5 करोड़ रुपए में बात सेट हो जाती है। कोर्ट का डिसीजन नहीं आए, कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो पहले पार्ट में आ जाएगा। ऑल डैमेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, यानी कि मुकदमे में जो नुकसान जज कहेगा कि आपको थर्ड पार्टी को पूरा करना है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। कंप्रोमाइज क्या होता है कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, लेकिन जो दोनों पार्टियों ने आपस में सहमति जता दी, तो उस कंप्रोमाइज में जो पेमेंट कार ओनर को देना पड़ गया थर्ड पार्टी को, वो कंप्रोमाइज अगर इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी से हुआ है, इसीलिए है एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी। इंश्योरेंस कंपनी तो कह रही है कि नहीं कंप्रोमाइज मत करो, आप मुकदमा ही करो, अब मुकदमे में जो होगा, जो जज कहेगा, हम चाहे वो 50 करोड़ के हम देंगे। तो अगर तब आपने कंप्रोमाइज किया तो फिर थर्ड पॉइंट में इंश्योरेंस कंपनी बाध्य नहीं होगी। लेकिन अगर कंप्रोमाइज अपनी अथॉरिटी में रहकर, अथॉरिटी का मतलब पावर में रह के किया गया है, अगर इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी से किया गया है, तो कंप्रोमाइज के अंदर जो पैसा जाएगा कार ओनर के द्वारा थर्ड पार्टी को, वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी कार ओनर को दे देगी। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए।
ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है। फिर हम जल्दी से इसको रिवीजन मारते हैं और अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। देखिए, इंडेमनिटी जो है वो दो सेक्शन में सिमटा हुआ है, एक तो सेक्शन 124 और सेक्शन 125। सेक्शन 124 में जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। शेफाली का क्वेश्चन आया था, सेकंड पॉइंट बता दीजिए। सेकंड पॉइंट में क्या है, ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इन एनी सूट। इसमें यह है कि अगर किसी ने आपके ऊपर मुकदमा किया तो अपने बचाव में, और देखा जाए आप अपना बचाव नहीं कर रहे हो, अगर कोई पार्टी थर्ड पार्टी एक तरफा मुकदमा करेगी तो पैसे के लिए करेगी, अल्टीमेटली जो पैसा देना पड़ेगा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अपने बचाव में भी आप अपना लीगल एडवाइजर की सहायता लेंगे, तो जो भी कॉस्ट है, जो भी खर्चा है लीगल एडवाइजर का, कोर्ट फीस का, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। अगर आपको लगाना है किसी के ऊपर तो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर कोई आपके ऊपर लगा रहा है तो अपने बचाव में अगर आपको अपना वकील अपॉइंट करना है, कोर्ट फीस जो जाएगी वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बता दीजिए समझ में आ गया या नहीं आ गया? शेफाली बता दीजिए कि समझ में आ गया सेकंड पॉइंट या नहीं आया। चलिए आ गया। अब मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं और उसके बाद एक वीडियो से रिवीजन कराऊंगा। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होने के बाद ये टॉपिक आराम से अब आप भूलेंगे नहीं कभी भी। तो सेक्शन 125 और 124 दो चीजें हैं। सेक्शन 124 में मीनिंग है और सेक्शन 125 में क्या है, इसका राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है। मेन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मीनिंग से ही आएगा, जो केस स्टडी आएगी वो मीनिंग से ही आएगी, राइट से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो 124 क्या है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स जो एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी पूरी होनी चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर ऑफर हुआ हो, प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुई हो, दोनों पार्टियों की तरफ से कंसिडरेशन का भी आदान प्रदान हुआ हो, फ्री कंसेंट भी हुई हो, लीगल ऑब्जेक्ट भी हुआ है। मैंने पिछली क्लास में सब चीज आपको बताई थी। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है, वायदा करती है बचाने का, टू सेव द अदर। किस चीज से बचाने का वायदा करती है? फ्रॉम लॉस, लॉस से, नुकसान से बचाने का वायदा करती है। वो लॉस क्यों होंगे? कॉस्ट टू हिम, जो कि नुकसान होंगे उसे, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसर की वजह से नुकसान होंगे या एनी अदर पर्सन की वजह से नुकसान होंगे। इसमें बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिस नहीं है, ना तो सेक्शन के अंदर है और ना ही इस बात की हामी सुप्रीम कोर्ट ने भरी है। सेक्शन के अंदर बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड भी नहीं है, लेकिन बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड की हामी सुप्रीम कोर्ट भर चुका है। तो इंप्लाइड है एक तरीके से जो नुकसान की भरपाई होगी बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, बाय द कंडक्ट ऑफ द एनी अदर पर्सन और बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड भी इसमें शामिल होगा। लेकिन जब भी मीनिंग लिखने के लिए आएगा आप बाय द कंडक्ट ऑफ गॉड नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर केस स्टडी आएगी तो उसके सॉल्यूशन में उसे जरूर शामिल किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? अब जल्दी से हम एक रिवीजन करते हैं इसका। वो रिवीजन करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपके सामने डिस्प्ले होने वाली है, वीडियो के माध्यम से करते हैं जिससे और मेमोराइज हो जाएगा, आपको और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं थे, कोई दिक्कत हो बता दीजिए वीडियो में। सबसे पहले मीनिंग लिखा जा रहा है, सबसे पहले मीनिंग लिखा जा रहा है कि सेक्शन 124 क्या कह रहा है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां कहां लगेगा, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, इंडेमनिटी फायर कौन है, पार्टीज दो होती हैं इसके अंदर,
पार्टी दो होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाई भी कहते हैं। ये सब बता रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है इसके अंदर। बाकी बच्चों को भी साउंड नहीं आ रही है क्या? अच्छा, बाकी बच्चों को भी ये शिकायत है कि साउंड नहीं आ रही है। चेक करना पड़ेगा फिर तो। चलिए, बिना साउंड के भी आप फिलहाल तो वीडियो से समझ लीजिए कि क्या है इंडेमनिटी। समझा ही दिया है मैंने। मैं चेक करूंगा कि साउंड क्यों नहीं आ रही है। चेक जरूर करूंगा मैं साउंड क्यों नहीं आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का। पिछली क्लास में मैंने भी समझाया था आपको कि ए बी से कहता है कि बीट एक्स एंड आई विल कंपनसेट फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। और बी बेचारा बुद्धू उसकी बात मान लेता है, बी गोज एंड बीट एक्स, और कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उसे 5,000 रुपये फाइन लगा दिया गया। तो बी ए से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो अनलॉफुल था। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर जैसे मैंने लिखवाए थे आपको सेक्शन 125 में। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, डैमेज है, कॉस्ट है, सम्स हैं। डैमेज में इफ इंडेमनीफायर हैज प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई इन रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इंडेमनिफाइड हैज पेड डैमेज इन रेस्पेक्ट टू ए सूट इन ए कोर्ट। मैं लिखवा ही चुका हूं आपको। कोर्ट में इफ इंडेमनिफाइड हैज पेड कॉस्ट इन एनी केस वेदर ही फाइल्ड द केस और समवन हैज फाइल्ड ए केस अगेंस्ट हिम, तो ही शुड नॉट हैव कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर ऑफ द इंडेमनीफायर। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रावीन का मतलब होगा उल्लंघन करना, यानी कि इंडेमनिटी होल्डर ने इंडेमनिटी फायर के किसी भी आदेश का अवहेलना ना की हो। जैसा जैसा इंश्योरेंस कंपनी कहती गई वैसा वैसा इंडेमनिटी होल्डर करता गया। ये फिर लास्ट में एक समरी। साउंड को मैं जरूर देखूंगा, अभी मैं बीच में नहीं कर रहा हूं चेक क्योंकि फिर क्लास रुक जाएगी आपकी। लेकिन ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी कि साउंड क्यों नहीं आ रही है, आपको चेक करना पड़ेगा इसे। तो ये क्लियर हो गया आपको सबको? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म कर दिया है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चलेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो वो इससे बड़ा टॉपिक है। तो इंडेमनिटी बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म होने के बाद हम उसके एमसीक्यू भी करेंगे, और फिर मैं आपका एक टेस्ट पेपर लूंगा और फिर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। रिटन में टेस्ट, इन राइटिंग टेस्ट होगा आपका। तो इसकी तैयारी साथ साथ करते रहिएगा, इंडेमनिटी की भी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की भी। जिस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाएगा उससे नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे। कल भी ये टाइम रहेगा 7 to 8 और 8 to 9, क्योंकि अभी मेरे जो इंस्टीट्यूट का जैसे मैंने आपको